Q2 FY26 results are out for most of the banks, and today I'll be trying to answer the biggest question in the minds of retail investors. क्या मैं HDFC बैंक में इन्वेस्ट करूं, ICICI में करूं, एक्सिस में करूं, कोटक में करूं, किस में करूं? But for today's video, I'll be picking up 4 private banks, which are the 4 largest private banks, one by one, walking through their Q2 results, and then taking a long-term perspective of which bank you should invest in, or probably you should not invest in any of these banks. So we'll get started with HDFC Bank first. Q2 FY26 पे जल्दी से एक नजर डालते हैं. तो if you could see, इनके AUM ऊपर गया है, डिपॉजिट्स ऊपर गया है, कासा ऊपर गया है. इन्होंने GNPA बेसिकली जो इनका नेट प्रोविजंस है वो स्टेबल है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है. That you could see on the screen. Now from a long-term perspective, I have taken 4 metrics that we need to focus on. We'll get started with those. So the very first metric is gross NPA, मतलब जो net provisions होते हैं, if you could see कि इसके stable रहे, relatively नीचे आए, which is a very good sign for a bank, means default होने के chances कम है, 1.2% पे if you could see. Second चीज हम बात करेंगे कासा रेशो. कासा रेशो if you could see is around 34-35%, which has remained stable for the last 2 years, which is slightly on a lower side because generally 40% above suggested होता है. And यहीं से दिमाग में आता है कि कासा रेशो है क्या या कासा परसेंटेज है क्या. सिंपल सी डेफिनेशन है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स. मतलब what is the percentage of current and savings accounts out of your total term accounts or term deposits that a bank has. क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में बैंक को आपको कुछ इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता. करंट अकाउंट में तो 0 देता है और सेविंग्स अकाउंट में 2 से 3% देता है. सो दैट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर एनी बैंक, एंड अ बैंक वुड ऑलवेज वांट कि उसके पास ये वाला सोर्स सबसे ज्यादा हो. तो ये थे कासा अकाउंट्स, विच जिसमें एचडीएफसी बैंक का थोड़ा कम रहा है. रीजन बीइंग क्योंकि एचडीएफसी के साथ जब मर्जर हुआ फाइनेंसिंग आर्म के साथ, तो इसका थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड, विच इज द एनआईएम रेशियो. ये सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक है फ्रॉम अ प्रॉफिटेबिलिटी स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, विच हैज ऑल्सो कम डाउन. एंड सिंपल उसका आंसर है बिकॉज इट हैज डायरेक्ट रिलेशन विद कासा रेशियो, कि अगर आपके करंट एंड सेविंग्स अकाउंट्स का रेशियो ही कम है तो आपका जो मार्जिन बच रहा है फाइनली वो कम बचेगा, राइट. द लास्ट मेट्रिक इज आरओए, विच इज रिटर्न ऑन एसेट्स. इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है कि आपकी टोटल एसेट्स पे आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हो. दैट इज लेट्स से फॉर एवरी $100 और 100 रुपीज व्हाट इज द प्रॉफिट यू आर ट्राइंग टू जनरेट ऑन दीज एसेट्स, जो एचडीएफसी बैंक के लिए लार्जली लास्ट 10 इयर्स में ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है, क्लोज टू 2%, 1.9 बीच में आप देख सकते हो. एंड ये 1.9 भी इसलिए हुआ है रिसेंटली क्योंकि अगेन हाउसिंग फाइनेंस आर्म से आया था, तो वहां से फाइनेंसिंग आर्म का थोड़ा सा धक्का लगा है. जनरली कहते हैं कि 1.5% अबव इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री नंबर. सो आउट ऑफ द 4 पैरामीटर्स ठीक ठाक रहा है ये 2 से 3 पैरामीटर्स में एचडीएफसी बैंक. सेकेंड नंबर पे आता है आईसीआईसीआई बैंक. इफ वी हैव अ क्विक लुक एट द FY26 रिजल्ट्स, you would see profits up है, term deposits up है, CASA up है, and the AUM and the loan book is also increasing, which looks everything good on paper. अब बात करते हैं 4 metrics की. नंबर 1 आता है CASA ratio. अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कासा में इंप्रूवमेंट आया है आईसीआईसीआई बैंक के, विच इज अ वेरी गुड साइन, एंड इट इज अबव 40%, विच आइडली इट शुड बी. सेकंड नंबर पे मेट्रिक आती है एनपीए. एनपीए भी हम देखें फ्रॉम लास्ट 1 ईयर इट हैज रिड्यूस्ड रिलेटिवली, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन. देन वी टॉक अबाउट एनआईएम एंड द रिटर्न ऑन एसेट्स. ये दोनों रेशियोज आप सामने देख सकते हो कि एनआईएम में ऑलमोस्ट सेम रहा है, 4.3 के आसपास अभी ये घूम रहा है, which is still fine. It is not deteriorating. But if we talk about return on assets थोड़ा सा relatively down आया है, but it is above 2%, which is a very good number for any particular bank. अब बात करेंगे हम next बैंक की, which is कोटक महिंद्रा बैंक. तो अगर हम क्विकली वी लुक एट द Q2 FY26 नंबर्स फॉर कोटक महिंद्रा बैंक, द रिजल्ट्स हैव बीन पुअर. इसका पैट डाउन है, पहली बात. रिटर्न ऑन एसेट्स में भी डिटेरियोरेशन आई है, एंड बाकी और AUM को छोड़ के बाकी सब जगहों पे थोड़ी थोड़ी स्लाइटली डाउनवर्ड मूवमेंट आई है. बट लेट्स क्विकली लुक एट द 4 इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स जो हम अभी तक जज करते आ रहे हैं. नंबर 1 पे आता है आपकी कासा रेशो, 40% अबव है, विच इज वेरी गुड, एंड इट हैज रिलेटिवली मेंटेन्ड ओवर द लास्ट 1 ईयर, सो दिस इज अ गुड साइन. Second metric is NPA. NPA relatively reduced हुआ है, which is again a good sign for the bank. But if we talk about the NIM ratio and as well as the return on assets, तो उसमें स्लाइटली डाउनवर्ड आप देख सकते हो मूवमेंट आई है, विच इज नॉट अ गुड साइन.
So overall, the bank has not been performing as expected. Now we talk about the fourth bank, which is the Axis Bank. So Axis Bank के numbers भी खराब रहे हैं इस बार. If you would look at the screen, you would see PAT down है by 26%. NPAs इनके बढ़ गए हैं. The only good part is कि deposits इनके increase हुए हैं, which is a good sign. Now we look at the four metrics as we have been talking about. Very first metric is CASA. CASA down गया है, which is not a good sign. Second हम बात करेंगे NIM. NIM भी down गया है, again not a good sign. थर्ड हम मेट्रिक बात करेंगे NPA, वो भी डाउन गया है, अगेन नॉट अ गुड साइन. फोर्थ हम बात करेंगे ROA की, विच इज रिटर्न ऑन एसेट्स, वो भी डाउन गया है लास्ट 1 ईयर में, विच इज अगेन नॉट अ गुड साइन. सो ओवरऑल एक्सिस बैंक के बहुत खराब रिजल्ट्स रहे हैं. सो ओवरऑल अब मैं इन सारे चारों बैंक्स के अगर रिजल्ट्स कंपेयर करूं तो निकल के आएगा कि रिलेटिवली, आई एम अगेन सेइंग रिलेटिवली, ICICI बैंक हैज मैनेज्ड टू इमर्ज एज अ गुड विनर आउट ऑफ दीस 4 प्राइवेट बैंक्स. एंड कोटक को मैं सेकंड नंबर पर डाल सकता हूं. बट दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू टू मेक अ डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट इन दीज बैंक्स और नॉट. इसीलिए मैंने एक ऑप्शन लेके आया हूं, ऑल्टरनेटिव, विच आई एम सेइंग कि इससे अच्छा मैं बैंक बीज में इन्वेस्ट कर लेता हूं. व्हाई आई एम सेइंग दैट इज कि बैंक बीज में आप अगर ध्यान से देखो कि प्राइवेट बैंक HDFC, एक्सिस, कोटक एंड जो हमने अभी ICICI बैंक डिस्कस किया है, इनका पोर्शन जो है वो 70% है, 70% ऑफ द वेटेज. नाउ इफ यू वांट टू स्प्रेड द रिस्क अक्रॉस द प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, देन बैंक बीज इज द बेस्ट ETF अवेलेबल टू यू. Now, to make that decision, I have put forward the returns in front of you, which will help you take that decision कि करना चाहिए कि नहीं. तो सबसे पहले हम बैंक बीस के रिटर्न्स अगर देखें तो लास्ट 5 years में इसके क्लोज टू 20% रिटर्न्स आए हैं, which is very good from an annualized point of view. So HDFC बैंक के रिटर्न्स अगर देखें तो लास्ट 3 years में ओनली 30% रिटर्न्स हैं, मतलब 10% से कम एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, which is very poor as per the industry standards and peers. 5-year रिटर्न्स की बात करें तब भी वो 66% तक बैठा है, which is again very poor as compared to peers and industry. ICICI बैंक के लास्ट 3-year रिटर्न्स की बात करें तो वो ठीक ठाक है, 48-50% के आसपास. रिलेटिव टू पीयर्स भी ठीक ठाक है. बट अगर 5-year रिटर्न्स की बात करें तो उन्होंने एकदम इंडस्ट्री बेंचमार्क हिट भी किया है एंड पीयर्स को भी पीछे छोड़ा है. 250% प्लस रिटर्न्स आए हैं, विच इज वेरी गुड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एक्सिस के, तो एक्सिस के भी म्यूटेड आई वुड से लास्ट 3-year रिटर्न्स रहे हैं. 5-year में रिलेटिवली बेटर किया है. इसने लास्ट नंबर पे आता है कोटक महिंद्रा बैंक. कोटक महिंद्रा बैंक ने सबसे पुअर परफॉर्म किए इन चारों बैंक्स में विद रिस्पेक्ट टू एनुअलाइज्ड रिटर्न्स ओवर द 3 years एज वेल एज द 5 years period. तो इससे सारांश, which is your conclusion, निकल के आता है कि बॉस, instead of picking up these banks individually in your stock market portfolio, pick up the bank Bs or another bank ETF which you find is better with respect to your net expense ratio. Do like, share and subscribe the video if you found it helpful. Thank you.